बूढ़ा रामलाल अपनी 14 वर्षीय पोती सौम्या के साथ रहा करता था। रामलाल गांव का मोची था। एक दिन रामलाल गांव के बाजार में एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। तभी वहां गांव का क्रूर सेठ बलराम आ पहुंचा। रामलाल, मेरी जूतियों को एक बार देख लो। कुछ दिनों से ये पहनने में बहुत चुभ रही हैं। इतना कहकर बलराम ने अपनी जूतियां उतारकर रामलाल को दे दी। आपकी जूतियों का चमड़ा नकली है सेठ बलराम। सर्दी का मौसम आने वाला है, इसीलिए ये सिकुड़ गई है और आपको पहनने में समस्या हो रही है। मैं इसे कुछ ही देर में ठीक कर देता हूँ, लाइए। इतना कहकर रामलाल जूतियों की मरम्मत करने लगा और कुछ देर बाद उन्हें सेठ बलराम को पकड़ा दिया। अरे वाह रामलाल, पहले तो तूने मुफ्त का ज्ञान दे दिया कि मेरी जूतियों में नकली चमड़े का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिर भी कितनी आसानी से तूने जूतियां ठीक कर दी। अब पहनने में आरामदायक लग रही हैं। बाकी तू हमारे गांव का सबसे शानदार मोची है। इतना कहकर बलराम वहाँ से जाने लगा। तभी रामलाल झिझकते हुए उससे बोला, सेठ बलराम, तुम्हारी जूतियों की मरम्मत करते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा असली चमड़ा इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही महंगा आता है। मैं उस चमड़े का धन नहीं मांग रहा, लेकिन जो मेहनत मैंने की है, कम से कम वो तो देते जाओ। ये सुनकर सेठ बलराम बुरी तरह से क्रोधित हो गया और उसने एक जोरदार लात रामलाल के मुंह पर मारी। इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे धन मांगने की, और तू मुझसे धन मांग रहा है? हाँ? अरे तुझे इस गांव में मोची का काम करने दे रहा हूँ, यही तेरे लिए बहुत है। आइंदा अगर तूने मुझसे धन मांगा ना तो तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। हाँ। इतना कहकर सेठ बलराम वहाँ से चला गया। रामलाल के मुंह से खून निकलने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद रामलाल अपने घर चला गया। रामलाल के मुंह से खून निकलता देख उसकी पोती सौम्या चौंक गई। दादाजी, आपके मुंह से खून निकल रहा है, आपको चोट कैसे लग गई? रोते हुए रामलाल ने सारी घटना बताई। ये सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। उस निर्दयी बलराम को आपके ऊपर अन्याय करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। आप तो उसके पिता की उम्र के हैं। आज के जमाने में संस्कार बिल्कुल खत्म हो गए हैं सौम्या। काश मेरा बेटा जीवित होता तो सेठ बलराम की हिम्मत नहीं होती मुझे इस तरह से अपमानित करने की। मैंने उसकी जूतियों पर मेहनत से काम किया और बस केवल अपनी मजदूरी मांगी थी, पर उसने मजदूरी देने के बजाय एक लात मेरे मुंह पर मार दी। इतना कहकर रामलाल फूट फूट कर रोने लगा। सौम्या की नजर अपने दादा के पैरों पर गई, जिसमें छाले पड़े हुए थे। दादाजी, चिंता मत कीजिए, समय सबका बदलता है, हमारा भी बदलेगा। कुछ देर बाद रामलाल चुप हो गया और सिर झुकाकर बैठ गया। दादाजी, मेरी उम्र 14 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन मैंने आपके पैरों में कभी ढंग की जूती या चप्पल तक नहीं देखी। आखिर आप अपने लिए एक नई जूती क्यों नहीं खरीद लेते? बेटी, मैं एक गरीब मोची हूँ। बड़ी मुश्किल से तेरा और अपना पेट भर पाता हूँ। जूतियाँ खरीदने के लिए मेरे पास धन कहाँ है? और तू मुझसे कह रही है, पर खुद तो तू सारे गांव में नंगे पैर घूमती है। तेरी उम्र की लड़कियां अच्छे कपड़े पहनती हैं, अच्छी जूतियां पहनती हैं, और तू पिछले 2 वर्ष से एक ही कपड़े पहने हुई है। दादा की बात सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन रामलाल काम पर चला गया और सौम्या अपने घर की झोपड़ी के बाहर उदासी से बैठी हुई थी। उसी समय वहाँ पर सौम्या की पड़ोसन जमुना ताई आ गयी। पूरे गांव में केवल जमुना ताई ही रामलाल और सौम्या से हमदर्दी रखती थीं। क्या बात है सौम्या, आज तेरे चेहरे पर उदासी क्यों झलक रही है? अरे तेरी उम्र की लड़कियां तो इस उम्र में हंसती खेलती हैं। जो लड़की बचपन में ही अपनी माँ और पिता को खोकर अनाथ हो गई हो, उसके चेहरे पर हंसी कैसे आ सकती है ताई? आखिर हुआ क्या है? रोते हुए सौम्या ने सारी घटना बताई। कल दादाजी के चेहरे से खून निकल रहा था, मुझसे उनका रोना देखा नहीं गया। मैंने अपने दादाजी को कभी भी अच्छी चप्पल या जूतियाँ पहने नहीं देखा। मेरा सपना है कि मैं उन्हें अच्छी जूतियाँ खरीद कर दूं, लेकिन कैसे ताई? मैं कुछ करना चाहती हूँ,
परंतु लड़की होने के कारण घर बैठने के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकती। इतना कहकर सौम्या रोने लगी। सौम्या को रोते हुए देखकर जमुना ताई का मन भर आया था और वो सौम्या से बोली, बिटिया रो मत, अभी तेरी उम्र कितनी है? तू बहुत हिम्मत वाली लड़की है, देखना तेरा भाग्य जरूर बदलेगा। सौम्या रोती हुई बोली, ताई, इन्हीं बातों से थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। जमुना ताई गहरी सोच में डूब गई और अचानक कुछ याद आया। सुन बिटिया, हमारे गांव से कुछ दूर जंगल में हर 3 वर्ष बाद मेला लगता है। मेले में दूर दूर के लोग आते हैं। हाँ, मैंने दादाजी के मुंह से एक बार सुना था, पर मैं कभी मेले में नहीं गई। मेले में बहुत से लोग आते हैं और वहाँ रुकते भी हैं। कुछ व्यापारी और कुछ धनवान व्यक्ति आते हैं। पैदल चलने की वजह से उनके पाँव की चप्पल कभी टूट जाती है या जूतियाँ फट जाती है। अगर तेरे दादाजी वहाँ पर छोटी सी मोची की दुकान लगा दें तो तुम्हारी अच्छी आमदनी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में इतनी आमदनी तो हो ही जाएगी कि तू दादाजी के लिए जूते खरीद सकती है और अपने लिए भी कुछ अच्छे कपड़े और चप्पल ले सकती है। ये सुनकर सौम्या खुश हो गई। अगर ऐसा है तो आज ही दादाजी से इस बारे में बात करूंगी। शाम को जब रामलाल वापस आया तो सौम्या ने उसे सारी बात बताई। दादाजी, जमुना ताई कहती है मेले में छोटी सी मोची की दुकान लगाकर हम अच्छा कमा सकते हैं। रामलाल गहरी सोच में डूब गया। जमुना ताई का विचार बिल्कुल सही है। कल से मेला प्रारंभ हो रहा है और हम कल ही मेले में जाएंगे। अगली सुबह रामलाल अपनी पोती सौम्या को लेकर मेले में गया और छोटी सी मोची की दुकान लगा ली। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे और रामलाल की अच्छी आमदनी होने लगी। आज हम यही दुकान लगाकर बैठते हैं। आज रात्रि हम यहीं सो जाएंगे और अगली शाम तक कुछ और आमदनी हो जाएगी। दादाजी, इतनी आमदनी तो हो ही जाएगी कि मैं आपके लिए अच्छी जूतियाँ खरीद के दे सकूं। तुझे हमेशा मेरे पाँव की फिक्र क्यों रहती है? दादाजी, आप गांव से मेले तक नंगे पैर आए हैं। देखिए, आपके पैरों पर छाले पड़ गए हैं और कांटों के निशान भी हैं। मैं आपको नंगे पैर नहीं देख सकती दादाजी। रामलाल मुस्कुराया और प्यार से सौम्या के सिर पर हाथ रखा। वे उस रात वहीं सो गए। अगली सुबह फिर दुकानदारी प्रारंभ हो गई और शाम तक रामलाल के पास अच्छा खासा धन एकत्रित हो गया। चलो अब अपने गांव वापस चलते हैं। चलते चलते वो थक गए और एक घने वृक्ष के पास बैठकर आराम करने लगे। सामने तालाब था। सौम्या पानी लेने चली गई और कुछ पानी अपने कलश में भर लाई। रामलाल ठंडा पानी पीते हुए बोला, ये पानी कितना ठंडा है। तभी रामलाल की नजर सामने एक व्यक्ति पर पड़ी जो बहुत उदास बैठा रो रहा था। सौम्या आदमी के पास चली गई। बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? वो व्यक्ति फूट फूट कर रोते हुए बोला, मेरी एक ही पुत्री है जो 10 वर्ष की है और उसे एक विचित्र बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि एक विशेष जड़ी बूटी से उसकी बीमारी ठीक होगी, पर जड़ी बूटी बहुत महंगी है और उसके लिए मेरे पास धन नहीं है। वैद्य जी ने कहा है कि कल तक जड़ी बूटी ना मिली तो उसकी जान जा सकती है। सौम्या को बहुत तरस आ गया और वो तुरंत दादाजी के पास गई और सारी घटना बता दी। बेचारे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। बेचारा बहुत तकलीफ में है। दादाजी, हमें अपनी सारी आमदनी उस बेचारे को दे देनी चाहिए। उसकी बेटी की जान बचाना सबसे जरूरी है। जूतियों का इंतजाम बाद में भी हो जाएगा। रामलाल खुश होकर बोला, तुम्हारे अंदर इतने अच्छे संस्कार और दूसरों के प्रति प्रेम देखकर मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इतना कहकर रामलाल ने अपना सारा धन उस व्यक्ति को दे दिया। लो बेटा, ये लो, अपनी बेटी को बचा लो। वो व्यक्ति चौंक गया। हाँ, मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा? मैं बहुत गरीब हूँ और मैं तुम्हें जानता भी नहीं। चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बस सच्चे मन से दुआएं दे देना। वो व्यक्ति बहुत भावुक होकर वहाँ से चला गया। रामलाल और सौम्या खुश मन से घर लौटने लगे। रामलाल सौम्या को साथ लेकर घर की ओर चला था। कुछ दूर जाने के बाद सौम्या रुक गई और अपने दादा से बोली, दादाजी, भूख के मारे मेरा तो दम निकला जा रहा है। एक काम करते हैं, जो रोटियां मैंने बनाई थी वो यहीं खा लेते हैं, फिर घर चलते हैं। जैसी तेरी इच्छा। रामलाल बैठ गया और जैसे ही रोटियां निकालने लगा तभी एक साधु वहां आ पहुंचा। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम अपनी रोटियां मुझे दे सकती हो? रामलाल सौम्या की ओर देखने लगा। क्यों नहीं बाबा। इतना कहकर सौम्या ने साधु को सारी रोटियां दे दी। साधु ने सारी रोटियां खा ली और मुस्कुराते हुए सौम्या से कहा, मैंने अभी देखा था कि तूने मेले में अपने दादाजी के साथ मेहनत करके अच्छी कमाई की थी, फिर भी तूने वो सारी कमाई किसी जरूरतमंद को दान कर दी। तू खुद भूखी थी, लेकिन जब तूने मुझे भूखा देखा तो अपनी भूख बुलाकर अपनी सारी रोटियां मुझे दे दी। तू गरीब है, पर तेरा आचरण बिल्कुल राजकुमारी जैसा है। साधु ने सौम्या का हाथ पकड़कर उसकी हथेलियों की लकीरें देखी और रहस्यमयी अंदाज में बोला, तेरे हाथों में तो राजयोग बना हुआ है। बहुत जल्दी तू किसी राज्य की राजकुमारी बनेगी। आप मजाक करते हैं साधु बाबा। मैं मजाक नहीं करता। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़ा और उसके हाथ में अग्नि से एक हथौड़ी और एक सुई प्रकट हो गई। ये देखकर रामलाल और सौम्या दोनों हैरान रह गए। साधु ने वो हथौड़ी और सुई रामलाल को देते हुए कहा, इन्हें संभाल कर रख लो। इनसे यदि तू अपना कार्य करेगा तो तेरी पोती की किस्मत बदल जाएगी। साधु बाबा, मैं तो सोच रही थी कि अपने दादाजी के लिए अच्छी जूतियाँ खरीद कर लाऊं। क्या इनसे इतनी आमदनी हो जाएगी कि मैं उनका सपना पूरा कर सकूं? सौम्या की मासूमियत पर साधु मुस्कुराया और गहरी नजर से उसकी ओर देखते हुए बोला, हाँ। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। अगले दिन रामलाल वही हथौड़ी और सुई लेकर गांव के बाजार में बैठा। तभी उसके गांव का अशोक नाम का आदमी आया और बोला, रामलाल, क्या तुम मेरे लिए ऐसी जूतियां बना सकते हो जिससे मेरे पैरों का दर्द दूर हो जाए? कुछ दिनों से मुझे बहुत तकलीफ है। वैद्य ने कहा है कि आरामदायक जूतियां पहननी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शाम को आ जाना, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जूतियां बना दूंगा। रामलाल ने साधु की दी हुई हथौड़ी और सुई से जूतियां तैयार की। शाम को अशोक आया और जूतियां पहनकर खुशी से बोला, अरे, अभी तक तो मेरे पाँव में बहुत दर्द था, लेकिन जैसे ही तुम्हारी बनाई जूतियां पहनी, दर्द तो ऐसा लग रहा है जैसे कभी था ही नहीं। तुम तो चमत्कारी जूतियां बनाते हो रामलाल। अशोक ने उम्मीद से ज्यादा धन रामलाल को दिया और वहाँ से चला गया। उसके बाद जो भी ग्राहक रामलाल के पास आता, उसकी बनाई जूतियों से उसकी कोई न कोई बीमारी ठीक हो जाती। लोग खुश होकर रामलाल को बहुत सारा धन देते और धीरे धीरे रामलाल की गरीबी मिटने लगी। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अच्छा खासा घर बन गया और सौम्या भी अच्छे वस्त्र और चप्पल पहनने लगी। एक दिन सौम्या ने अपने दादा को सुंदर जूतियां लाकर दी। दादाजी, ये जूतियाँ मेरी तरफ से। अब आप इन्हें पहनकर काम पर जाया कीजिए। देखना, गांव वाले आपको देखकर जल जाएंगे। सौम्या, मैं तो एक मोची हूँ और तू ऐसे कह रही है जैसे मैं इस गांव का राजा हूँ। मेरे दादाजी किसी राजा से कम थोड़ी हैं। दूसरी ओर सेठ बलराम गुस्से से अपनी हवेली के बागीचे में बैठा हुआ था। तभी उसका नौकर चंपक आ पहुँचा। सेठ बलराम, क्या हुआ? आपके चेहरे पर सुबह सुबह क्रोध के बादल क्यों छाए हुए हैं? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। देख नहीं रहा, आजकल हर जगह लोग रामलाल की ही प्रशंसा कर रहे हैं। जहाँ भी जाओ रामलाल रामलाल ही चल रहा है। ये सुनकर चंपक हंसने लगा। वो ठीक ही कह रहे हैं।
कल मैंने मुखिया के पास बैठकर सुना था कि रामलाल की बनाई जूतियां पहनने से पैर का दर्द चला गया। इतना सुनते ही मैं उसके बाद सीधे धनी राम के यहाँ गया और वहाँ भी लोग रामलाल की ही तारीफ कर रहे थे। जो कुछ भी हो, पर मेरी नजर में वो 2 कौड़ी का मोची ही रहेगा। पर लोग उसे इतना सराहने लगे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसे अगला मुखिया ना बना दे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि 2 कौड़ी का मोची पंचायत का मुखिया बन जाए। चंपक गहरी सोच में डूब गया। अब क्या किया जाए? रामलाल पर नजर रखो। अगर तुम्हें कुछ भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत मुझे सूचित करना, ठीक है? उस दिन से चंपक ने दिन रात रामलाल पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वो सेठ बलराम के पास आया और बोला, मैंने देखा है कि रामलाल के पास एक हथौड़ी और सुई है। हैं? हथौड़ी और सुई? अरे वो तो हर मोची के पास होती है। जो हथौड़ी और सुई रामलाल के पास है वो पहले नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे सारे चमत्कार उसी हथौड़ी और सुई का फल है। मुझे सबूत चाहिए। तेरे लगने न लगने से क्या होता है? मुझे 1 दिन का समय और दे दे। अगले दिन चंपक ने अपनी एड़ी पर पत्थर से प्रहार किया। दर्द सहते हुए वो रामलाल के पास चला गया। रामलाल, मेरी एड़ी में दर्द है। क्या तुम मेरे लिए ऐसी जूतियां बना सकते हो जिससे मेरी एड़ी का दर्द ठीक हो जाए? मैं वैद्य नहीं हूँ, मैं तो बस एक मोची हूँ। फिर भी देखो, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारी बनाई जूतियां लोगों की बीमारियां भी ठीक कर देती हैं। इतना कहकर चंपक ने अपने जूते रामलाल को दे दिए। ये लो, इसकी मरम्मत कर दो। रामलाल ने वही हथौड़ी और सुई उठाई और जूतियों की मरम्मत करके दे दी। तुम्हारे पास पुरानी हथौड़ी भी है, फिर ये नई हथौड़ी का इस्तेमाल क्यों करते हो? कुछ दिनों से मैं यही हथौड़ी और सुई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चंपक ने जूतियां पहनते ही महसूस किया कि उसकी एड़ी का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। वो आश्चर्यचकित रह गया। हे भगवान, मेरी एड़ी का दर्द तो गायब हो गया। ये बिल्कुल चमत्कार जैसा है। खुशी और आश्चर्य से भरकर चंपक ने तुरंत सेठ बलराम के पास जाकर सारी घटना बताई। सेठ बलराम चंपक की बात सुनकर क्रोधित हो गया। तो कल मैं उस हथौड़ी और सुई को रामलाल से छीन लूंगा। सेठ बलराम ने अगले दिन की योजना बनाने के लिए मन ही मन तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन सेठ बलराम चंपक के साथ रामलाल की दुकान पर जा पहुंचा।